कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां सूरज की रोशनी सब पर एकदम बराबर पड़ती है, हवा भी किसी से पूछकर नहीं बहती, मतलब प्रकृति अपने संसाधन बांटने में कोई भेदभाव नहीं करती। जी बिल्कुल, प्रकृति तो नहीं करती। लेकिन इंसान की परछाई से भी एक दूसरा इंसान अपवित्र मान लिया जाता है। मतलब सुनने वालों के लिए ये सोचना भी कितना अजीब है ना। देखिए अजीब तो है, लेकिन ये सिर्फ कोई डरावनी कल्पना नहीं है, ये तो एक ऐतिहासिक यथार्थ रहा है हमारे समाज का। एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां इंसान की योग्यता, उसकी क्षमता या उसके चरित्र से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मतलब जन्म कहाँ हुआ है, बस यही एक बात आपकी पूरी नियति तय कर देती थी। और जीवन का पूरा दायरा भी। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम अंबेडकर साहब जी, और उस वीडियो का शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत गहरा विरोधाभास है। हाँ, शीर्षक है कुएं का पानी वर्जित था पर संविधान उन्होंने ही लिखा। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ किसी महान व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को ऐसे ही उंगलियों पर गिनना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें तो उस क्रूर व्याकरण को डिकोड करना है। सही कहा। हमें ये समझना है कि कैसे एक प्यासा बच्चा, जिसे एक सार्वजनिक कुएं को छूने तक की मनाही थी, उसने आगे चलकर पूरे देश का कह सकते हैं कि सोर्स कोड ही लिख दिया, यानी भारत का संविधान कैसे लिख दिया। तो इस क्रूर व्याकरण को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस बच्चे के शुरुआती अनुभवों में उतरना होगा। बात है 14 अप्रैल 1891 की। मध्य प्रदेश की महू छावनी। जी, महू छावनी। वहाँ सूबेदार रामजी सकपाल के घर 14वीं संतान के रूप में भीमराव का जन्म हुआ। अब क्योंकि उनका जन्म महार जाति में हुआ था, इसलिए समाज ने उनके माथे पर जन्म से ही अछूत होने का एक ठप्पा लगा दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू उनके परिवार की पृष्ठभूमि का भी है। मतलब उनके पिता कबीरपंथी विचारधारा के थे और ब्रिटिश सेना में सूबेदार भी थे। और सेना में होने का सीधा मतलब था कि अनुशासन और शिक्षा के प्रति उनका एक बिल्कुल अलग तरह का नजरिया रहा होगा। हाँ बिल्कुल, रामजी सकपाल इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि अज्ञानता ही गुलामी की सबसे बड़ी जंजीर है। इसीलिए वे अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत सजग रहते थे। लेकिन स्कूल की चारदीवारी के अंदर का जो माहौल था वो तो भयंकर था। हाँ, मतलब वो किसी भी बच्चे के मनोविज्ञान को कुचलने के लिए काफी था। उस दृश्य को महसूस करके देखिए जरा। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में बैठा है, लेकिन बाकी बच्चों के साथ नहीं। जी, उसे अलग बैठना पड़ता था। बिल्कुल, उसे कक्षा के बाहर एक बोरी पर बैठना पड़ता है, और वो बोरी भी उसे खुद अपने घर से लानी होती है। बाप रे! ताकि स्कूल का फर्श अपवित्र ना हो जाए। हाँ। और जब उसे प्यास लगती है ना, तो वो खुद पानी नहीं पी सकता। एक सवर्ण चपरासी दूर से एक लोटे से पानी ऊपर से गिराता है, और बच्चा भीम अपने छोटे हाथों की अंजलि बनाकर उस पानी को पीता है। कुछ पानी जमीन पर गिरकर कीचड़ भी बन जाता है। वो चपरासी घृणा से देखता है और चला जाता है। और सबसे भयानक बात, जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन पानी भी नहीं मिलता। नो प्योर नो वाटर। ये तो मतलब एक बहुत ही यातनापूर्ण मानसिक स्थिति है। बिल्कुल। जब एक 7 या 8 साल के बच्चे को ये बात बार बार महसूस कराई जाती है कि एक जानवर तो जाकर तालाब का पानी पी सकता है, लेकिन वो एक इंसान होकर भी उस पानी को नहीं छू सकता, तो इसका उसके बालमन पर क्या असर होता होगा। बिल्कुल। गोरेगांव का सफर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना। हाँ, वो बैलगाड़ी वाला वाकया। जी, जब छोटे भीमराव अपने भाइयों के साथ बैलगाड़ी में अपने पिता से मिलने जा रहे थे, तो बैलगाड़ी वाले को जैसे ही उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें ये कहकर धक्का देकर नीचे गिरा दिया कि उन्होंने उसकी गाड़ी अपवित्र कर दी है। और चिलचिलाती धूप में वे बच्चे बिना पानी के पैदल मीलों चले। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब कोई भी सोच सकता है कि जब कोई समाज एक बच्चे के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करता है, तो आमतौर पर इंसान दुनिया को किस नजरिए से देखना शुरू करता है? क्या वो हमेशा के लिए टूट नहीं जाता? देखिए, आमतौर पर व्यवस्थाएं ऐसे ही काम करती हैं। मतलब वे आपको इतना तोड़ देती हैं कि आप अपने शोषण को ही अपनी नियति मान लेते हैं कि यही मेरी किस्मत है। हाँ। लेकिन गोरेगांव की उस घटना ने उस बालक के भीतर खौफ नहीं पैदा किया, बल्कि एक सवाल पैदा किया। वो केवल गले की शारीरिक प्यास नहीं थी, वो सम्मान की प्यास थी। क्या बात है, सम्मान की प्यास। जी, उस प्यास ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर इस भेदभाव का ढांचा खड़ा कैसे हुआ है। उन्हें समझ आ गया था कि केवल गुस्सा करने से तो ये व्यवस्था नहीं बदलेगी ना। बिल्कुल नहीं बदलेगी। इस अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें ऐसे हथियार की जरूरत थी जो सीधे इस ढांचे की जड़ पर वार करे। और
वो हथियार थी शिक्षा। जी। और यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज के दौर में भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति पाकर वो युवा समुद्र लांघ कर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचता है और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी जाता है। और पता है, विदेश का ये सफर केवल कोई भौगोलिक दूरी तय करना नहीं था। तो और क्या था? ये एक पूरी तरह से अलग मानसिक दुनिया में प्रवेश करना था। मतलब जब वे न्यूयॉर्क या लंदन की सड़कों पर चल रहे थे तो वे किसी के लिए अछूत नहीं थे। हाँ, वहाँ वो दीवारें नहीं थी। बिल्कुल। वहाँ के प्रोफेसर्स उन्हें एक कुशाग्र दिमाग वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में देख रहे थे। वहाँ उन्हें एक इंसान होने की पूर्ण गरिमा मिल रही थी। और उनके अध्ययन का जुनून भी तो देखिए। मतलब दिन के 16 से 18 घंटे वे पुस्तकालयों में गुजारते थे। 16-18 घंटे? राजनीति विज्ञान, कानून, समाजशास्त्र, उन्होंने ज्ञान की हर शाखा को जैसे मथ डाला। और जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे तो वे दिन भर सिर्फ एक एक ब्रेड और एक कप चाय पर गुजारा करते थे, ताकि बचे हुए पैसों से नई किताबें खरीद सके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बात बहुत खटकती है। क्या बात? देखिए, अगर कोई इंसान एक ऐसे समाज से निकला है जहाँ उसे कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझा गया, हर दिन अपमानित किया गया, और फिर वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जहां दुनिया के सबसे बड़े विद्वान उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हैं, बराबरी का दर्जा मिलता है, तो कोई वापस क्यों आना चाहेगा? मतलब बहुत से क्रांतिकारी विदेशों में रहकर लड़ाई लड़ते हैं। उनके पास तो कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। वे वहीं बसकर एक बेहद सुरक्षित, सम्मानित और आरामदायक जीवन क्यों नहीं जी सकते थे? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और कोई भी यही सोचेगा। वे चाहते तो यूरोप या अमेरिका में एक बहुत ही शानदार एकेडमिक करियर बना सकते थे, आराम से। लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ा था कि उन्हें कोई नौकरी करनी थी। वे इन विषयों के जरिए शोषण की वास्तुकला को समझ रहे थे। शोषण की वास्तुकला मतलब सिस्टम कैसे काम करता है? जी, वे समझ रहे थे कि कैसे समाज के नियम गढ़े जाते हैं और कैसे वे नियम पीढ़ियों तक एक पूरे वर्ग को गुलाम बनाए रखते हैं। उन्होंने यह ज्ञान केवल अपने लिए अर्जित नहीं किया था, तो फिर किसके लिए? बल्कि अपनी कौम के लिए एक ढाल और तलवार गढ़ने के लिए किया था। उन्हें पता था कि बीमारी भारत के ढांचे में है, तो भाई सर्जरी भी तो भारत लौटकर ही करनी होगी ना। क्या बात है। और वे लौटते हैं। डॉक्टर अंबेडकर MA, PhD और DSc जैसी डिग्रियों के साथ दुनिया के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक बनकर भारत वापस आते हैं। हाँ, बड़ौदा रियासत में एक उच्च अधिकारी के रूप में। जी, लेकिन भारत लौटते ही क्या होता है? वही पुराना क्रूर व्याकरण उनका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। और ये घटना साबित करती है कि भारत के उस समय के सामाजिक ढांचे में न व्यक्तिगत योग्यता की कोई अहमियत ही नहीं थी, कोई मोल नहीं था। एकदम। जब वे बड़ौदा पहुंचते हैं और एक पारसी सराय में रुकते हैं तो कुछ लोग लाठियां लेकर आते हैं और उन्हें वहां से धक्के मारकर निकाल देते हैं। और दफ्तर में भी तो वही हुआ था। हाँ, दफ्तर में उनका अपना चपरासी उन्हें दूर से फाइलें फेंक कर देता है क्योंकि वो उन्हें छूना नहीं चाहता। मतलब दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों की डिग्रियां भी भारत में उनके जन्म के कलंक को नहीं मिटा सकी। और फिर सयाजी बाग के उस पेड़ के नीचे का वो दृश्य आता है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति कोलंबिया के प्रोफेसरों से बहस करता था, वो उस पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। बहुत मार्मिक पल था वो। सयाजी बाग का वो पेड़ एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे जैसे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान की इस देश में ये दुर्दशा है, तो अनपढ़ लोगों का क्या होता होगा? बिल्कुल, मेरे उन करोड़ों अनपढ़ शोषित भाइयों का क्या होता होगा जिनके पास तो आवाज तक नहीं है। और उसी रात उस पेड़ के नीचे एक संकल्प का जन्म हुआ। उन्होंने अपना वो आरामदायक और आलीशान करियर त्यागने का फैसला किया और अपना पूरा जीवन शोषितों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि उनका ये संघर्ष केवल बाहर की दुनिया से नहीं था। जी, उनके घर के भीतर का यथार्थ भी बहुत त्रासद था। बिल्कुल। उनकी पत्नी माता रमाबाई का संघर्ष तो अकल्पनीय है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश में ज्ञान अर्जित कर रहे थे या देश में आंदोलन खड़े कर रहे थे, तब रमाबाई ने कंडे और गोबर के उपले थापकर उन्हें बेचकर अपना घर चलाया। भयंकर गरीबी का सामना किया उन्होंने। हाँ। और सबसे पीड़ादायक बात तो ये है कि गरीबी और उचित इलाज ना मिल पाने के कारण इस दंपत्ति ने अपने 4 मासूम बच्चों को खो दिया।
4 बच्चों को खोना ये कोई साधारण दुख नहीं है। ये किसी भी इंसान के मनोविज्ञान को हमेशा के लिए विक्षिप्त कर सकता है। बिल्कुल, इंसान टूट जाता है। हाँ, अक्सर इतनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी के बाद इंसान दुनिया से कट जाता है या अपने आदर्शों से समझौता कर लेता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दुनिया भर की डिग्रियां आपके बच्चों को मरने से नहीं बचा पा रही, जब आपको चुपकर सराय में रहना पड़ रहा है, तो कोई इंसान अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींचता? वे टूटे क्यों नहीं? देखिए, वो इसलिए नहीं टूटे क्योंकि उनका संकल्प उनके व्यक्तिगत दुखों की सीमा को पार कर चुका था। उन्हें स्पष्ट हो गया था कि उनका परिवार जो दुख झेल रहा है वो करोड़ों परिवारों की नियति है, और जब दुख एक बड़े उद्देश्य में बदल जाता है ना, तो वो आपको तोड़ता नहीं, फौलाद बना देता है। फौलाद बना देता है, बिल्कुल सही कहा। और इसी फौलादी संकल्प का नतीजा था 20 मार्च 1927 का ऐतिहासिक दिन, महाड़ का सत्याग्रह। महाड़ का वो दृश्य मतलब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हजारों अनुयायियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर चौदार तालाब पहुंचते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, अपनी अंजलि में पानी भरते हैं और उसे पी लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ घूंट पानी पीने की घटना तो नहीं थी। अरे बिल्कुल नहीं, ये कोई अपनी प्यास बुझाने का आंदोलन नहीं था। पानी यहाँ एक प्रतीक था। जी, उस तालाब का पानी जानवर पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं। इसलिए वहां जाकर पानी पीना एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रहार था। ये एक सार्वजनिक घोषणा थी कि भाई, सार्वजनिक संसाधनों पर सभी इंसानों का समान अधिकार है। और इसके कुछ ही समय बाद 1927 में ही उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। अब कोई सोच सकता है कि एक कानून का ज्ञाता, इतना पढ़ा लिखा विद्वान खुलेआम एक किताब क्यों जलाएगा? क्योंकि वे समझते थे कि मनुस्मृति केवल एक किताब नहीं है जी। वह उस असमानता के ढांचे का वैचारिक आधार है, कोड है वो उस सिस्टम का। बिल्कुल। एक समाजशास्त्री और कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर वे जानते थे कि जब तक उस पुराने कोड को खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में समानता का नया कोड स्थापित नहीं हो सकता। ये प्रतीकात्मक रूप से पुरानी बेड़ियों को पिघलाने जैसा था। और इसके बाद कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ। लेकिन सामाजिक आंदोलनों के बीच उन्हें एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई। कौन सी बात? उन्हें एहसास हो गया कि आप सड़कों पर कितने भी आंदोलन कर लें, लेकिन जब तक आप सत्ता के उस गलियारी में नहीं पहुंचेंगे जहां कानून बनते हैं, तब तक कोई स्थायी बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। और यही कारण है कि उनका संघर्ष अब सड़कों से उठकर राजनीतिक मंचों तक पहुंच गया। जी। जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो उन्होंने पहली बार पूरी दुनिया के सामने भारत के शोषित वर्गों की भयानक स्थिति को रखा। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा और जटिल वैचारिक टकराव सामने आता है। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच का मतभेद से समझना बहुत जरूरी है सुनने वालों के लिए। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ गांधी जी थे। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक पाप है, एक बीमारी है, और उनका तर्क था कि सवर्णों का हृदय परिवर्तन करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे। उनका नजरिया एक समाजशास्त्री और न्यायविद का था। वे इसे केवल एक नैतिक पाप नहीं मानते थे। तो वो क्या मानते थे? उनके अनुसार ये एक ढांचागत और कानूनी अपराध था, जिसे एक सुनियोजित तरीके से लागू किया गया था। उनका मानना था कि जो चीज़ सिस्टम से बनी है वो सिर्फ भावनाओं या हृदय परिवर्तन से नहीं टूटेगी। उसे तोड़ने के लिए तो एक मजबूत कानूनी हथौड़े की ज़रूरत होगी। अगर हम इसे एक रूपक के जरिए समझे, मतलब मान लीजिए एक शरीर में बहुत गहरा और जानलेवा संक्रमण फैल गया है। गांधी जी का दृष्टिकोण ऐसा था जैसे उस गहरे घाव पर एक सांत्वना की पट्टी लगाना, एक बैंडेड की तरह। हाँ, एक बैंडेड लगाना और उम्मीद करना कि शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि इस संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए एक गहरी और सटीक सर्जरी की आवश्यकता है। ये तुलना बहुत सटीक है। डॉक्टर अंबेडकर उस सर्जरी के लिए एक राजनीतिक उपकरण चाहते थे, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका कहा गया। जी। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। अगर संयुक्त चुनाव होते हैं तो बहुसंख्यक वर्ग हमेशा ऐसे दलित नेता को चुनेगा जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। ये इस तरह से कठपुतलियों। बिल्कुल।
वे चाहते थे कि दलित समुदाय का प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुना जाए ताकि वह बिना किसी दबाव के अपने लोगों के अधिकारों की बात कर सके। लेकिन गांधी जी को लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा और उन इसी वैचारिक मतभेद के कारण 1932 में पूना पैक्ट का जन्म हुआ। वो दौर बहुत तनावपूर्ण था। बहुत ज्यादा। जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उनकी जान पर बनाई तो पूरे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया। मतलब सोचिए उस कमरे का माहौल क्या रहा होगा। बिल्कुल, एक तरफ अपने लोग और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा नेता। हाँ, एक तरफ उनके अपने शोषित समाज के स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार थे और दूसरी तरफ गांधी जी की जान बचाने का भारी नैतिक दबाव। ये राजनीति के क्रूर यथार्थ का सबसे बड़ा सबक था। भारी मन से डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। उन्होंने गांधी जी की जान बचाने के लिए अपने लोगों के अलग राजनीतिक अधिकारों का बलिदान दे दिया। इस घटना ने उन्हें ये सिखा दिया कि सत्ता और बहुसंख्यक राजनीति आखिर काम कैसे करती है। और फिर समय का पहिया तेजी से घूमता है। हम 15 अगस्त 1947 के बाद के दौर में आते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का वो भव्य कक्ष। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। जी। उनकी मेज पर दुनिया भर के संविधानों और कानूनों की किताबों का अंबार लगा है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, लेकिन वे रात भर जागकर काम कर रहे हैं। अगर आप इस दृश्य को ऐतिहासिक नजरिए से देखें ना, तो ये एक अभूतपूर्व काव्यात्मक न्याय है। पोएटिक जस्टिस। बिल्कुल। जिस व्यक्ति को कभी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया, जिसे सार्वजनिक कुएं का पानी छूने से रोका गया, आज वही व्यक्ति उस नए और स्वतंत्र राष्ट्र का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहा है। क्या बात है! उन्होंने भारत का नया सोर्स कोड लिखा। मतलब जब आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो आप पुरानी व्यवस्था के बग्स को हटाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल हटाते हैं। उन्होंने यही किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत एक ऐसा हार्ड कोडेड पैच लगाया जिसने छुआछूत का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसे एक कानूनी अपराध बना दिया। जो हृदय परिवर्तन से नहीं हो पा रहा था, उसे उन्होंने संविधान के जरिए लागू कर दिया। और उनकी ये लड़ाई केवल एक जातीय वर्ग तक सीमित नहीं थी। वे हर उस इंसान के लिए लड़ रहे थे जो हाशिए पर था। महिलाओं के लिए भी? हाँ, महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बुल तैयार किया और उसे संसद में पेश किया। लेकिन जब रूढ़िवादियों के भारी विरोध के कारण वो बिल उस समय पास नहीं हो सका, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तुरंत इस्तीफा दे दिया। मतलब आज के दौर में जहां लोग एक छोटे से पद के लिए अपने सारे उसूल ताक पर रख देते हैं, वहां उन्होंने इतना बड़ा पद ठुकरा दिया। क्योंकि सत्ता उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं। सत्ता का मतलब उनके लिए सिर्फ समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना था। जब वे उस पद पर रहकर न्याय नहीं कर पाए तो वो कुर्सी उनके लिए अर्थहीन हो गई। और इसी न्याय और समानता की खोज उन्हें उनके जीवन के अंतिम और सबसे बड़े पड़ाव तक ले जाती है, धर्मांतरण। 1935 में यौवला में उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ क्योंकि वह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ये कोई गुस्से में लिया गया तुरंत का फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1935 की उस घोषणा के बाद उन्होंने पूरे 21 साल इंतजार किया। इन 21 सालों में उन्होंने दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का बहुत गहराई से तुलनात्मक अध्ययन किया। वे किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे जो 3 बुनियादी स्तंभों पर खड़ा हो: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और अंततः 14 अक्टूबर 1956 का वो ऐतिहासिक दिन आया। नागपुर की दीक्षा भूमि का वो विशाल मैदान जहां मीलों तक सिर्फ लोगों के सिर दिखाई दे रहे थे। जनसैलाब उमड़ पड़ा था। हाँ, लाखों लोगों का। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु महास्थेविर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगर हम विश्व इतिहास में इस घटना का आकलन करें ना, तो ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धर्मांतरण था। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि ये धर्मांतरण किसी के खिलाफ नफरत या प्रतिशोध का ऐलान नहीं था। ये इंसान के आत्मसम्मान की वापसी थी। ये करुणा और शांति का मार्ग था। उन्होंने अपने समाज को हिंसा नहीं बल्कि बुद्ध का मार्ग दिखाया। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद
6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अपने आवास पर बाबा साहेब अनंत निद्रा में लीन हो गए। वो महामानव जिसने अपना पूरा जीवन एक मोमबत्ती की तरह जला दिया ताकि करोड़ों जिंदगियों में रोशनी हो सके, इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या विचार कभी मरते हैं? देखिए, शरीर नश्वर है लेकिन विचार कभी नहीं मरते। आज भी जब कोई हाशिए पर खड़ा व्यक्ति व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उस आवाज के पीछे का व्याकरण डॉक्टर अंबेडकर का ही होता है। उनके जो 3 मूल मंत्र हैं, ना शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे के गहरे तर्क को समझना बहुत जरूरी है। जी बताइए। उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध क्यों कहा? क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, ये वो चेतना है जो आपको अपने अधिकारों के लिए दहाड़ना सिखाती है। संगठित रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बिखरा हुआ समाज हमेशा सत्ता द्वारा आसानी से कुचल दिया जाता है, और संघर्ष इसलिए अनिवार्य है क्योंकि दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी भी शोषक ने स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार नहीं छोड़े हैं। अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें एक निरंतर संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, और उनका अपना जीवन इस महानता का सबसे प्रखर उदाहरण है। उन्होंने सारी उम्र विपरीतों से लड़कर इतिहास की धारा को मोड़ दिया। एकदम सही बात है। इस पूरी गहन चर्चा और विश्लेषण के बाद कोई भी विचार कर सकता है, और हमें खुद से एक बहुत ही प्रासंगिक और चुभने वाला सवाल पूछना चाहिए। क्या सवाल? आज के इस दौर में जहां शिक्षा प्राप्त करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जहां हमारे पास इंटरनेट है, दुनिया भर की लाइब्रेरी हमारी उंगलियों पर है, क्या हम उस शिक्षा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस ज्ञान और शिक्षा का उपयोग केवल अपने लिए एक आलीशान करियर और सुख सुविधाएं जुटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसा ही करियर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने सयाजी बाग के पेड़ के नीचे एक पल में ठुकरा दिया था, या फिर हम उस शेरनी रूपी दूध को पीकर सचमुच में एक न्यायपूर्ण, समान और करुणा से भरी दुनिया के लिए दहाड़ रहे हैं? क्या हमारी डिग्रियां हमें स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बना रही हैं, या वे हमें समाज के उस अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दे रही हैं जिसके लिए